मैंने कहा बता रखा था कि शेप ऑफ ऑर्बिटल्स में हम लोग को पढ़ना था। हेडिंग लिख लेते हैं भाई पहले, और इसका नाम मैं लिखूंगा दैट इज शेप ऑफ ऑर्बिटल। और शेप ऑफ ऑर्बिटल के अंदर में मैं सबसे पहले पढ़ाने वाला हूँगा शेप ऑफ ऑर्बिटल में एस ऑर्बिटल का शेप। लेकिन उससे पहले मैं आपको ऑर्बिटल का डेफिनेशन बता देता हूँ कि व्हाट इज द मीन ऑफ ऑर्बिटल्स, या अगर मैं हिंदी में बोलना चाहूँ तो बोल सकता हूँ कि ऑर्बिटल कहते किसके। हमने ऑर्बिट पढ़ रखा है पर ऑर्बिटल अपने को पता नहीं है, तो मैं सिंपल सा एक स्टेटमेंट बता देता हूँ, एक डेफिनेशन बता देता हूँ कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावनाएं ज़्यादा होती है उस स्थान को ऑर्बिटल बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या बोल सकते हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि किसी एटम्स के अराउंड में कहीं पर जहां वह जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है उसे हम लोग ऑर्बिटल्स कहते हैं। भाई ये तो क्लियर हो गया है, इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हो। क्वेश्चंस भी आता है ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस। तो देखो ऑर्बिट और ऑर्बिटल लगता दोनों सेम है पर दोनों सेम नहीं है भाई। ऑर्बिट तो हम लोग किसको बोले थे कि न्यूक्लियस के चारों ओर का वह स्थान, वह सर्कुलर पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमता है, उसको ऑर्बिट बोलते हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि न्यूक्लियस के अराउंड वह स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल्स। तो अगर मैं शॉर्ट में लिखना चाहूं इस ऑर्बिटल का मतलब, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड क्या, ऑर्बिटल्स। तो ये बात तो समझ में आ गया। और ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले मैं ऑर्बिटल्स बता देता हूं, एस पी डी एफ होते हैं, क्योंकि एस के अंदर में एक ऑर्बिटल था, पी के अंदर में 3 ऑर्बिटल थे, डी के अंदर में 5 थे और एफ के अंदर में 7 थे। भाई ऐसे मैं पिछले क्लास के अंदर ही बता चुका हूं। तो आगे चलते हैं और काम की बात पर आते हैं। देखो काम की बात क्या है बेटा, तो सबसे पहले यहां पर लिखने वाले होंगे दैट इज शेप ऑफ ऑर्बिटल। देखो ऑर्बिटल तो हमको पता चल चुका कि एस पी डी एफ वगैरह वगैरह होते हैं, लेकिन उन सारे ऑर्बिटल का शेप किस तरह से होता है तो वो मैं अभी पढ़ाने वाला हूंगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले होंगे शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, मतलब कि एस ऑर्बिटल का शेप किस तरह से होता है। चलो समझते जाते हैं इसको। तो देखो ऐसा बोलते हैं कि एस ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल का क्या मतलब है, स्फेरिकल का मतलब होता है गोलाकार। तो मैं इसको दूसरा वर्ड में भी लिख दे रहा हूं हिंदी में, स्फेरिकल का मतलब होता है गोलाकार। मतलब कि न्यूक्लियस के चारों ओर का वह स्थान, वह स्फेरिकल जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है उसको हम लोग एस ऑर्बिटल बोल देते हैं। कैसे मैं समझाता हूं, मान लो यहां पर एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड में मैं ऐसा कुछ स्पेस बना दे रहा हूं ऐसे करके, और यहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, बराबर दिख रहा होगा। तो ऐसे ऑर्बिटल्स को हम लोग क्या नाम दे देंगे, एस ऑर्बिटल नाम दे देंगे। तो अगर आप लिखना चाहो तो क्या बोल सकते हो कि एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। और अगर ये स्फेरिकल है मतलब किस तरह से, देखो ये न्यूक्लियस तो ये एस ऑर्बिटल होगा, ये भी एस ऑर्बिटल होगा। अगर मैं इस तरह से और बनाऊं तो ये भी एस ऑर्बिटल्स होगा। मतलब जितना आपको स्फेरिकल दिख जाए, बिल्कुल बॉल जैसे, फुटबॉल के जैसे होगा भाई, फुटबॉल या फिर बॉल मान लो, उसी के जैसे जो शेप आते हैं उसको हम लोग बोलेंगे एस ऑर्बिटल्स। ठीक है, समझाते हैं। देखो और क्या समझा सकते हैं,
तो पहली बात ये कि ये तो s ऑर्बिटल का शेप गोलाकार मैंने आपको बता दिया है। दूसरी बात क्या है इसमें कि इस s ऑर्बिटल्स के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सभी जगह पर बिल्कुल इक्वल होता है। क्या करो आप, एक फुटबॉल लो और फुटबॉल गोलाकार होता है, उसमें गैस भर दो। गैस भरोगे तो फुटबॉल के अंदर में गैस के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सब जगह पर बिल्कुल इक्वल होगी, तभी तो कहीं जगह से प्रेस नहीं होता है ना। उसको अगर प्रेस करने की कोशिश करोगे तो प्रेस होगा ही नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि उसमें इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या गैस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है फुटबॉल के अंदर में वो बिल्कुल इक्वल था। इसी तरह से s ऑर्बिटल के अंदर भी s ऑर्बिटल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सभी जगह पर बिल्कुल इक्वल होता है। इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पर दूसरी बात हम लिख लेते हैं क्या, कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा ऑर्बिटल के अंदर में वो बिल्कुल इक्वल होंगे या एक समान होंगे। तो मैं क्या लिख दे रहा हूं, यहां पर लिख दिया इक्वल, बराबर होंगे। बराबर का मतलब क्या कि भाई अगर आप ऐसा ऑर्बिटल बना रहे हो एकदम स्फेरिकल बनाना, तो यहां 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 जहां पर भी बोल दो सभी जगह पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी या संभावनाएं बिल्कुल बराबर होगा। इसी को मैंने बोला है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इक्वल। और जहां भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो जाता है, इस इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग एक दूसरा नाम दे देते हैं, दैट इज सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं लिख दे रहा हूं दैट इज सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे भाई इसको, तो इसे हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे सममित इलेक्ट्रॉनिक वितरण। ये चीजें आप कॉपी करो, फिर मैं आपको आगे समझाने वाला। अच्छा, एक दो पॉइंट और सुन लो, उसके बाद हम पी ऑर्बिटल की ओर मूव कर जाएंगे। इसकी थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट समझना क्या है कि भाई s ऑर्बिटल एक तो होते नहीं है, क्योंकि अगर मैं कार्बन के लिखना चाहूं तो 1s होता है, उसके बाद 2s भी होता है। तो चलो मैं पहले समझाने की कोशिश करता हूं। देखो क्या होगा कि अगर मैं कार्बन का बनाऊं जिसका एटॉमिक नंबर 6 था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, यहां पर 2s2 और यहां पर 2p1 था। इसकी बात तो फिलहाल नहीं करूंगा, मैं इन दोनों की बात करता हूं। देखो ये कार्बन का न्यूक्लियस है, ये पहला s ऑर्बिटल है। अगर पहला s ऑर्बिटल बोल रहे हो तो अब इसको मैं कौन सा ऑर्बिटल बोल दे रहा हूं, 1s। लेकिन दूसरा वो s ऑर्बिटल कहां पर है, इसके बाहर है, तो इसको मैं कहा दे दूंगा 2s। अगर मैं तुमको एक बात पूछना चाहूं तो ये तो n की वैल्यू है, इसकी वैल्यू n की वैल्यू 1 है, और इसके लिए n की वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है, आप बोलोगे 2 दिखाई दे रहा है। अब यहां पर काम की बात पर आते हैं। देखो क्या है, बताओ अगर मैं 1s बोलूं और 2s बोलूं, इन दोनों में से किसकी साइज बड़ी है, तो आप बोलेंगे कि 2s ऑर्बिटल का साइज 1s ऑर्बिटल के कंपेयर में ज्यादा है। एक बात और आप ध्यान से देखना, तो मैं एक बात तो समझ में आ गया कि अगर मैं साइज बोलना चाहूं तो 2s ऑर्बिटल का ग्रेटर है एज कंपेयर टू 1s। इसका मतलब कि जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होते जाता है वैसे वैसे s का शेप भी बढ़ते जाता है, s का साइज भी बढ़ते जाता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिख लीजिएगा कि जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होता है, ये इंक्रीज बढ़ने का साइज है भाई। अगर n की नंबर n की वैल्यू अगर इंक्रीज होगा तो साइज ऑफ s ऑर्बिटल भी इंक्रीज होने लगेगा। तो ये 2-3 चीजें लिख लेना। एक चीज और मैं बताता हूं, देखो कैसे। बेटा यहां पर एक पॉइंट सुन लो कि भाई ये 1s है और ये 2s है, तो इनके बीच में कुछ गैप पाया जा रहा है क्या? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भाई 1s और 2s के बीच में कुछ ना कुछ गैप है, और इस गैप को हम लोग दूसरा नाम देते हैं दैट इज नोड, और इस नोड को हम लोग नाम भी दे देते हैं दैट इज रेडियल नोड। एंगुलर नोड इसको आगे हम पढ़ाने वाला भी था, रेडियल नोड और एंगुलर नोड। तो यहां पर मैंने एक चीज तो समझा दिया है कि रेडियल नोड क्या होता है। तो रेडियल नोड आगे हम लोग इसको डिफाइन भी करने वाले होंगे, पर मैं बता दिया कि s और s ऑर्बिटल मतलब कि
1s ऑर्बिटल और 2s ऑर्बिटल, इन दोनों ऑर्बिटल के बीच में जो गैप दिखाई दे रहा है उस गैप को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, नोड बोल दे रहे हैं। ये गैप दिख किस तरह से रहा होगा, तो जरा देखो, मेरे पास जगह तो है तो मैं यहां पास बना देता हूं, यहां समझाने की कोशिश करता हूं भाई। देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा मैंने कैसे कैसे बनाया है। यहां पास तो मैंने 1s लिखा था, चलो यहां पास मैं क्या बताना चाह रहा हूं, देखो ध्यान से कि भाई ये मेरा न्यूक्लियस है और यहां पर मेरा पहला s ऑर्बिटल था और उसके बाद यहां पर मेरा दूसरा s ऑर्बिटल था। इन 1s ऑर्बिटल और 2s ऑर्बिटल के बीच में जो गैप पाया जा रहा है उस गैप को मैं क्या बोल के रखा हूं, रोड और नोड बोल के रखा हूं, और जिसका नाम क्या बोल के रखे हैं, दैट इज रेडियल नोड। ठीक है, तो चलो ये बात तो समझ में आ गया कि s और s ऑर्बिटल के बीच में जो गैप पाया जा रहा है उसे हम नोड बोल रहे हैं, और रोड नोड का नाम भी क्या है, तो रेडियल नोड है भाई। चला कॉपी करो, फिर आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज शेप ऑफ p ऑर्बिटल्स। तो हेडिंग डालो, शेप ऑफ p ऑर्बिटल्स। हाँ भाई, शेप ऑफ p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल। अब यहां पर समझते हैं क्या है शेप ऑफ p ऑर्बिटल्स। p ऑर्बिटल्स हैं कौन कौन से, तो देखो हमने p सबसेल बनाया था और p सबसेल के अंदर में 3 ऑर्बिटल थे, 3 लाइन आया था भाई, कहां पर, जीमान इफेक्ट के अंदर में, -1 0 और इसको +1 बोल के रखे थे। ये m की वैल्यू होता है जिसको हमने ऑर्बिटल बोल के रखा था। तो यहां तक तो दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग नाम दे देंगे, इसको मैं बोल दूंगा px, इसको बोल दूंगा py और इसको मैं बोल दूंगा pz। ठीक है, वो डिपेंड करता है, आप चाहो तो px py pz बोल सकते हो, पर मैं इसको px pz और py बोल रहा हूं, आपकी इच्छा है। अगर आपको मन लगता है तो आप ऐसे बोल लो, कोई बिगाड़ नहीं पाएगा आपका, px py और यहां पर pz आप ऐसे भी बोल सकते हो, पर मैं ऐसे बोलूंगा, यहां पर मुझे थोड़ा सा इजी लग जाता है, इस वजह से मैं px बोल रहा हूं, py pz बोल रहा हूं, उसके बाद py बोल रहा हूं। मतलब p ऑर्बिटल में, p सबसेल के अंदर में 3 ऑर्बिटल्स था। अब हमको ये डिफाइन नहीं करना कि p ऑर्बिटल क्या है, हमको ये डिफाइन करना है कि px ऑर्बिटल, pz ऑर्बिटल और py ऑर्बिटल क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैं यहां पर डिफाइन करने वाला हूं p ऑर्बिटल्स को, मतलब कि p ऑर्बिटल होता कैसे है, उसके बाद मैं px को बताऊंगा। तो ध्यान दीजिएगा कि p ऑर्बिटल का जो शेप होगा वो होता है डंबल शेप का, डंबल शेप का। और डंबल कैसे भाई, कि अगर ये कुछ इस तरह से ऐसे होते हैं, और ध्यान से एक बात और समझने की कोशिश करेंगे कि ये मेरा p ऑर्बिटल है और p ऑर्बिटल में से अगर मैं क्या कर दूं, कोई एक्सिस बना दो, ऐसे ऐसे करके बना देता हूं, और एक एक्सिस ऊपर और नीचे की ओर होगा जिसको मैं ऐसे करके बनाना पसंद करूंगा। इसको मैं 3D इमेजिन भी कराऊंगा भाई, टेंशन मत लो। पहले समझते हैं हम लोग कि ये जो इस तरह दिख रहा हो ये डंबल टाइप के थे जिस बॉडी बनाते हैं वो वाली। दूसरी बात, इसमें देखो एक तो इधर दिख रहा होगा, एक इधर दिख रहा होगा, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं दैट इज लोब। इसको भी हम लोग क्या बोल देंगे भाई, 2 लोब। तो इसका मतलब ये हुआ कि p ऑर्बिटल्स के अंदर में कितने लोब पाए जाते हैं, तो आप बोलोगे 2 लोब पाए जाते हैं। और अगर 2 लोब पाए जा रहे हैं तो देखो अब हम लोग क्या करने वाले होंगे, ये तो भाई जारे जितने भी p ऑर्बिटल होंगे, चाहे px चाहे py चाहे pz, सब ऑर्बिटल में 2 लोब पाए जाएंगे, और साथ ही साथ यहां पर इसके 2 लोब पाए जाएंगे, प्लस का शेप कैसे होगा, डंबल शेप का होगा। अब मैं इसी के बेस पर px को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखो कैसे, तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहां पर px ऑर्बिटल, और px ऑर्बिटल में कैसे बोलूंगा, देखो 3 एक्सिस बना रहा हूं भाई, इसको मैं x बोल दे रहा हूं, इसको y बोल दे रहा हूं, और एक ऊपर और नीचे गया है जिसको मैं ऐसे करके बोल रहा हूं। जिनको इमेजिन नहीं हो रहा इमेजिन करवा रहा हूं भाई, थोड़ा सा रुक जाओ। ये हो गया। अगर अभी आप ध्यान से देखेंगे तो इस p ऑर्बिटल का लोब कहां पर दिखाई दे रहा है, तो आप बोलोगे इस p ऑर्बिटल का लोब x एक्सिस में दिखाई दे रहा है। और अगर x एक्सिस में
दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन पाए कहां जाते हैं, लोब के अंदर में। इसका मतलब अगर लोब एक्स एक्सिस में है, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस में पाया जा रहा होगा। दैट मीन्स इस ऑर्बिटल, ऐसे बोल सकता हूं कि पी एक्स ऑर्बिटल वे पी ऑर्बिटल होते हैं जिसके लोब एक्स एक्सिस पर प्रेजेंट होते हैं एवं इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी एक्स एक्सिस पर मैक्सिमम होती है। ठीक है, इस ऑर्बिटल को क्या नाम दे देंगे, पी एक्स ऑर्बिटल बोलते हैं। अर्थात अगर आप डिफाइन करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि वे ऑर्बिटल्स जिनके लोब, वे पी ऑर्बिटल जिनके लोब एक्स एक्सिस पर पाए जाते हैं एवं इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना एक्स एक्सिस पर मैक्सिमम होती है, उसे हम लोग पी एक्स ऑर्बिटल कहते हैं। क्या ये बातें आपको क्लियर हो गई? दूसरी बात सुन लो, इसको मैं इमेजिन करवाता हूं कैसे है। मेरे पास 3 पेन है, देखो इस तरह से करना है भाई। मेरे पास मॉडल है ना, स्कूल के अंदर छूटा हुआ है कुछ इस तरह से, देखो ऐसे है दोस्त, ऐसे। किसी को दिख रहा है? मैं मोबाइल से देख रहा हूं, दिख रहा है कि नहीं? हाँ ऐसे होना चाहिए भाई। और पास आ रहा हूं, और पास आ रहा हूं, रुक जाओ। हाँ ये देखो कुछ इस तरह से होगा। इसमें से देखो किसी एक को x मानो, मतलब ये वाली x है, ये वाली y है, ये z है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं कैसे 3D में। सुन लो भाई, यहां पर बनाओ एक लाइन, ऐसे वाली x हो गया, एक ऊपर से ड्रॉ करो, y हो गया, एक ऐसे से ड्रॉ करो। कितना हो गया? z। 3 एक्सिस हो गए। ये x बोला, इसको मैंने y बोला और इसको मैंने z बोला। तो अगर आप पी एक्स ऑर्बिटल बोल रहे हो, इसका मतलब इसके लोब कैसे होंगे? कुछ इस तरह से होंगे, ऐसे करके। तो ये जो लोब दिखाई दे रहा है, मतलब एक लोब यहां, एक लोब यहां, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? पी एक्स ऑर्बिटल बोल देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अच्छा, इसी में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा। अब यहां पर एक बात और लिख लेते हैं कि दोस्त इसको बता दो ये क्या है, लोब, और इसको भी हम लोग क्या बोल देंगे? लोब। लेकिन इसमें नोड भी तो पाया जाता होगा, 100% नोड पाया जाता होगा। और नोड कैसे पाया जाता होगा? देखो ध्यान से भाई, अगर मैं जो एटम्स बनाया था एस ऑर्बिटल के अंदर में, तो आप ऐसे बनाए थे ना, ये एस ऑर्बिटल, यहां पर एस ऑर्बिटल, दोनों बीच जो गैप था इसी को हम लोग क्या बोला करते थे? नोड। तो ये गैप इसमें कैसे बन रहा होगा? तो आप क्या करो, एक राउंडर लो जो आप लोग कंपास में यूज करते हो, कंपास बॉक्स के अंदर में, उस राउंडर को लेने के बाद ऐसे क्रॉस कर दो, ऐसे क्रॉस करो और इधर से ऐसे क्रॉस करो। तो अगर आप क्रॉस करेंगे तो यहां पर क्या होगा कि लॉब कैंसिल, कट जाएंगे। अगर कट जाएंगे तो देखो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये एक्सिस था, तो ये देखो ये वाली लॉब और ये वाली लॉब कट गए, तो ये जो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब मैं समझा रहा हूं, देखो कि पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कहां कहां पर पाए जा रहे हैं? यहां पर पाए जा रहे हैं, यहां पर पाए जा रहे हैं, यहां तक पाए जा रहे हैं, पूरे यहां तक भी पाया जा रहा है। लेकिन इस जगह पर अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जा रहे हैं। कहां पर भाई? यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जा रहे हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जा रहे हैं। और इसी चीज को हम लोग नाम दे देंगे क्या? दैट इज नोड। और मैं दूसरा नाम दे दूंगा, दैट इज रेडियल नोड। लेकिन ध्यान देना कि रेडियल नोड के साथ साथ इस पी ऑर्बिटल्स के अंदर में एक दूसरा नोड भी पाया जाता है जिसको हम एंगुलर नोड बोलते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे एक मैसेज करके बता दो भाई कि आपको ये चीजें क्लियर हुई कि नहीं, क्योंकि जब तक रेडियल नोड क्लियर नहीं होगा मैं आपको एंगुलर नोड नहीं बता पाऊंगा। और पी के अगर एक्सिस में जो लोब है वो अगर समझ में नहीं आया होगा तो फिर जितना ही बताया वो सारे के सारे बेकार हो जाएंगे। अच्छा, क्लियर हो गया है? ठीक है। हाँ राजकुमार बोल रहे हैं, इसमें से देखते हैं किसने किसने चैटिंग करी है। हाँ भूपेन भी बोल रहे हैं, ठीक है समझ में आ गया, हो गया बोल रहे हैं, क्लियर है। यस, बहुत अच्छी बात है भूपेंद्र, स्टाइलिश बॉय वगैरह वगैरह, बहुत अच्छी बात है। चलो, ये भूपेंद्र भी बोल रहे थे और कुछ बच्चों ने और मैसेज करी थी। ठीक है, सरीन भी बोल रही हैं, ओके। पूजा गुप्ता, नो पूजा गुप्ता, प्रॉब्लम कहाँ पर आया बेटा? ये तो बता दो प्रॉब्लम कहाँ पर आया। देखो मैं आपको समझाता हूँ, फिर से अगर ऐसे नहीं आया तो हम लोग गलत पढ़ाए थे, कैसे पढ़ाए थे, गड़बड़ करवा दिए थे। कोई दिक्कत नहीं, हम कॉलेज के लेवल का पढ़ा रहे हैं। आगे चलते हैं बेटा, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, कॉपी कर ली होगे, मैं उसको समझाने वाला हूँ। फिर से समझो क्या करने वाले हैं। पी एक्स ऑर्बिटल तो मैंने बता दिया, इसका लोब भी आपको समझा दिया। पी एक्स ऑर्बिटल ऐसे होते हैं जिसमें एक्स एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना ज्यादा होती है, नोड ही बता दी। अब देखो इस पी एक्स ऑर्बिटल को मैं फिर अगेन बना रहा हूँ, ये
मेरा एक्स एक्सिस है मेरे बेटा, बता दो ये वाली, और मैंने यहाँ पर नोड बनाया है। अब देखो बहुत अच्छी बात है कि ये वाला जो जगह था वहाँ पर हमने क्या बता के रखा था कि इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा रहा है, मतलब यहाँ तक इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा था, लेकिन ये बीच वाला एरिया में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा रहा है। इसी को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, नोड, जिसको मैंने बोला था रेडियल नोड। रेडियल कैसे याद करेंगे भाई, रेडियस बनाओगे इसे करके सर्कल बनाओगे, जो सर्कल बने उसके रेडियल नोड बोल देंगे। लेकिन बेटा अब मैं क्या करूं, देखो अगर मैं px ऑर्बिटल बोलूंगा तो px ऑर्बिटल तो ऐसे है, ठीक है, एक्स एक्सिस पर। अगर मैं इसके थोड़ा सा 90 डिग्री पर कैलकुलेट करना शुरू कर दूं, मतलब क्या कि अगर मैं इस एरिया पे, इस एरिया को छोड़ के अगर इस एरिया में या इस एरिया में, या मैं सिंपल बोलूं यहां से लेके यहां तक कैलकुलेट करने की कोशिश करूं कि इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां पाए जा रहे हैं अभी, बस इलेक्ट्रॉन अभी पाए जा रहे हैं एक्स, और केवल कौन सा, एक्स एक्सिस पर। तो वाई एक्सिस पर तो होंगे ही नहीं ना। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, गड़बड़ नहीं, यहां पर गड़बड़ हो गया। देखो कैसे, दूसरे पेन से बनाता हूं, ग्रीन पेन से मैं ऐसे बना रहा हूं बेटा, ये एक्स ऑर्बिटल है, एक्स ऑर्बिटल है भाई, यहां पर तो हमको समझ में आएगा रेडियल नोड है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर ये पी एक्स ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन्स कहां पर पाए जाएंगे, केवल इसी एक्सिस पर, बाकी वाई और जेड पर तो पाए ही नहीं जाएंगे। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर इस पी एक्स ऑर्बिटल से एक्स एक्सिस से अगर मैं थोड़ा सा आगे की ओर चलूं, 90 डिग्री की ओर चलूं, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन तो पाया ही नहीं जा रहा है, और यहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, नोड बोल देंगे। अच्छा, दिक्कत ये था कि नोड किसको बोलते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी ऑर्बिटल का या किसी भी एटम के चारों ओर का वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावनाएं 0 होती है, उस जगह को हम लोग नोड बोल देते हैं। ठीक है, मतलब कि ऐसा जगह जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाए, 0 हो जाए, तो ये नोड का मतलब था फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0, R0 लिखो, R0। भाई इतना इलेक्ट्रॉन कभी पाया ही न जाए, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, नोड। तो बेटा यहां पर ये जो मैं काटा था उसको मैं क्या बोला हूं, रेडियल नोड, लेकिन ऊपर भी तो इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा रहा है ना, तो 90 डिग्री पर जो नहीं पाया जा रहा है इस एरिया पर, उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, दैट इज एंगुलर नोड। इसको मैं आपको प्रोबेबिलिटी कर्व के अंदर में और एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैं दो चीज जो आके पढ़ाने वाला था उसको मैं यहां क्लियर करने की कोशिश कर दिया हूं, एक तो रेडियल नोड और दूसरा एंगुलर नोड। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। ये पी एक्स ऑर्बिटल था, अब मैं आपको पी वाई ऑर्बिटल समझाने की कोशिश करता हूं, और आप अगर पी एक्स आपको समझ में आ गया तो पी वाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एकदम आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा कैसे पी वाई और पी जेड दोनों के एक साथ समझा देंगे। यहां पर मैं लिख रहा हूं पी वाई ऑर्बिटल, और पी वाई ऑर्बिटल किसको बोलेंगे बेटा, पी जेड लिखा हूं, पी वाई लिखना पड़ेगा। देखो आप ऐसे बनाओ, ये एक्स एक्सिस था, ये वाला वाई एक्सिस था, तो देखो पहले इलेक्ट्रॉन कहां पर जा रहा था, एक्स एक्सिस पर। अब मैं इसके लोब को क्या करूं कि एक्स एक्सिस पर ना बना करके मैं इसे वाई एक्सिस पर बना दूं। इसका मतलब कि ये जिसके लोब, ये जो पी ऑर्बिटल, इसके लोब कहां पर पाए जा रहे हैं, तो आप बोलोगे वाई एक्सिस पर पाए जा रहे हैं। और अगर वाई एक्सिस पर पाए जा रहे होंगे, इसका मतलब इसको हम लोग कौन सा ऑर्बिटल बोल देंगे, पी वाई ऑर्बिटल बोल देंगे। और अगर ये पी ऑर्बिटल्स है तो 100% इसको तो हम लोग लोब बोल देंगे, और इसको भी हम लोग लोब बोल देंगे। और सिमिलरली अगर मैं इसको यहां से क्रॉस करूं, यहां से क्रॉस करूं, तो ए एरिया को हम लोग क्या नाम दे देंगे, दैट इज रेडियल नोड। ठीक है भाई, अब ये एक्सिस में इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, इधर तो पाया ही नहीं जा रहा है, तो इधर वाले एरिया को हम लोग क्या बोल देंगे, दैट इज एंगुलर नोड। इसको हम लोग नाम दे देंगे एंगुलर नोड। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया। डेफिनेशन कैसे बनेगा मैं समझाता हूं। देखो, तो हम लोग ऐसे बोलेंगे कि वे पी ऑर्बिटल जिसके लोब वाई एक्सिस पर प्रेजेंट होते हैं एवं इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावनाएं वाई एक्सिस पर मैक्सिमम होती है, उसे पी ऑर्बिटल्स कहा जाता है, नहीं इसे पी वाई ऑर्बिटल्स कहा जाता है। क्या ये चीजें क्लियर हो गई आपको, जरा मुझे बता देना।
ध्यान रखना, लो लेवल हो जाएगा तो आपके नंबर्स कम होने की चांसेस हैं भाई, लेकिन मैं इतने हाई लेवल पढ़ा रहा हूँ, इसमें नंबर कम करने के चांसेस ही नहीं है। तो दूसरा देखो, दैट इज, इसको हम लोग बोल देंगे बेटा पी जेड ऑर्बिटल। और अगर ये पी जेड ऑर्बिटल्स है तो इसके लोब कहाँ पर पाए जाएंगे, जेड एक्सिस पर। तो बनाते हैं कैसे, कुछ इस तरह से बनाओ, इसको एक्स लो, इसको वाई, और जेड को कैसे बनाओगे, ऐसे, ये जेड एक्सिस है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जेड एक्सिस ऐसे नहीं है एक्चुअल में, ये इधर से गया है ऊपर नीचे है, तो ऊपर नीचे बना नहीं पाऊंगा मैं, टैलेंट की कमी है भाई, तो इसीलिए इसको मैं ऐसे बनाया हूं। और ये जेड एक्सिस है और इसके लोब मैंने कहां पर बना दिया है, जेड एक्सिस पर बना दिया है। इसका मतलब इसको हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, दैट इज पी जेड ऑर्बिटल। और अगर इसके लोब पी जेड पर पाए जा रहे हैं, जेड एक्सिस पर पाए जा रहे हैं, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावनाएं भी जेड एक्सिस पर मैक्सिमम होगी। तो आप क्या लिख सकते हो कि वे पी ऑर्बिटल जिनके लोब जेड एक्सिस पर पाए जाते हैं या जेड एक्सिस पर प्रेजेंट होते हैं एवं इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जेड एक्सिस पर मैक्सिमम होती है, उसे हम पी जेड ऑर्बिटल्स कहते हैं। क्या ये चीजें आपको क्लियर हो जाएगा मेरे ख्याल से? तो मैं तीन चीज आपको समझा दिया हूं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं, क्या कि जो पी सब सेल्स था, उस पी सब सेल में जिसको -1 0 +1 बोले थे, जिसको मैं पी एक्स, इसको पी जेड और इसको मैं पी वाई बोला था, इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल होती है। तो कहीं पर एक नोट बना के लिख सकते हो कि पी ऑर्बिटल के तीनों, नहीं, पी सबसेल के तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल होती है। और जैसे ऐसे ऑर्बिटल्स को हम लोग डीजनरेट ऑर्बिटल्स बोल देते हैं। अगर एनर्जी इक्वल होता है इसलिए इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स नाम दे देते हैं भाई। तो इसका नाम हो जाएगा डीजनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो एक बात ध्यान रख लीजिएगा कि पी ऑर्बिटल जितने भी होते हैं वो सारे के सारे डीजनरेट होते हैं, क्योंकि इनकी तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी बिल्कुल इक्वल होती है। जरा कॉपी करो, फिर आगे चलते हैं डी ऑर्बिटल्स की ओर। तो बता देता हूं, हाँ, ये तनु जी का कहना है कि सर ऑर्बिटल एंड सबसेल सेम होते हैं क्या? तो नहीं। देखो, मैं बताया था कि जहां इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं उस सर्कुलर पाथ को हम ऑर्बिट या सबसे, नहीं, सॉरी, हाँ, उसको सेल बोलते हैं। तो सबसेल नहीं बेटा, सबसेल किसको बोलते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लेकिन जहां पर पाए जाने की संभावना ज्यादा होती है ना, उसको हम ऑर्बिटल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको बोलूं कि आप रहते कहाँ हो, अगर मैं आपसे पूछूं घर में कहाँ पर रहते हो, आप बोलोगे नहीं। अगर आपका जहाँ पर घर होगा, जैसे मैं बताता हूँ, अगर मेरे से आप पूछोगे कि मननगढ़ में कहाँ रहते, तो मैं बोलूँगा कि टीबी टावर रोड में रहता हूँ, ठीक है, ये मेरे एरिया है, इस घर में रहता हूँ। लेकिन इस घर में से मैं कहाँ पर पाए जाने की संभावना ज़्यादा होगी, जहाँ मैं पढ़ता हूँ, जहाँ पर मैं सोता हूँ, वहाँ पर पाए जाने की संभावना ज़्यादा होगी, इसको ऑर्बिटल बोलेंगे। इसका मतलब मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जहाँ, जैसे आप घर के अंदर में हो, घर में कैसा कौन सा जगह पर है जहाँ पर आप मैक्सिमम टाइम रहने की संभावनाएं हैं ज्यादा, तब आप कहां पर रहते हैं। जैसे हमारे घर की मम्मी है, वो ज्यादातर किचन में रहना पसंद करती हैं, उनको रहना पड़ता है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी, फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी कहां पर है, किचन में है, तो वो उनका ऑर्बिटल हो जाएगा। लेकिन रहती तो घर के अंदर में है, तो घर क्या हो जाएगा, सबसेल हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये बात क्लियर करना था, ठीक है बेटा। ऑर्बिटल्स, तो मेरे ख्याल से ये तो ठीक है। आगे लिखते हैं, और उसका नाम है शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स। किन्हीं किन्हीं की टॉपिक ये थोड़ा सा क्लियर होता है, इसलिए उन लोग अटेंड भी नहीं करते। आगे चलते हैं, तो यहां बस लिखते हैं भाई शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। और डी ऑर्बिटल का शेप, पहले यहां पर 2-3 चीज लिख देते हैं। क्या चीजें, कि इसका जो शेप ऑफ डी ऑर्बिटल होता है, ये होता है डबल डम्बल शेप, डबल डम्बल शेप के। डबल डंबल का क्या मतलब हुआ कि देखो, एक डंबल तो ऐसे बना, तो एक डंबल और बन जाएगा इसे, तो ये डबल डंबल हो गया। फूल पत्ती टाइप के दिख रहा होगा भाई, लेकिन समझते हैं। तो डबल डंबल के शेप का होता है। और दूसरी बात, ये ऑर्बिटल एक्चुअल में जीरेट ऑर्बिटल होते हैं, जीरेट होते हैं, डी जनरेट नहीं होते हैं, जनरेट बोल सकते हो, या ये बोल सकते हो कि ये डी जनरेट ना हो कि ये जीरेट ऑर्बिटल होते हैं। जीरेट या जनरेट ऑर्बिटल बोल दो आप,
जनरेट ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। या इसी को कभी कभी हम लोग जीरेट बोल देते हैं, जीरेट या अनजीरेट बोलते हैं। तो ये ऑर्बिटल्स का नाम याद रखना कि ये जीरेट ऑर्बिटल होते हैं। जीरेट क्या मतलब हुआ कि सभी के सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी एक जैसे नहीं होंगे, वो अलग अलग होंगे। तो दो चीज़ें आपको मैं समझा दिया कि डबल डबल शेप के होंगे और साथ ही साथ ये डीजनरेट होंगे भाई, नहीं जनरेट ऑर्बिटल्स होंगे जिसको हम लोग जीरेट बोलते हैं। जीरेट का मतलब क्या होगा कि उनकी एनर्जी इक्वल नहीं होंगे। तो आप इसको जनरेट ना बोल करके मैं सिंपल सा एक वर्ड लिख देता हूँ, दैट इज जीरेट, ठीक है। जीरेट होते हैं भाई। अब इसका मैं आपको समझाने वाला हूँ कि भाई ये डी सब सेल है, डी सब सेल के अंदर में अगर आप बोलोगे तो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल 1 2 3 4 5, ठीक है। जिसको हमने पहले क्या बोल रखा था, इसका -1 नहीं -2 -1 0 +1 और इसको मैंने +2 बोल दिया था। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। साथ ही साथ इसका नाम देखो, इसका नाम क्या क्या दिया जाता है। तो पहले ऑर्बिटल को हम बोलते हैं DXY ऑर्बिटल, DXY ऑर्बिटल। दूसरे वाले को DYZ ऑर्बिटल और थर्ड वाले को हम DXZ ऑर्बिटल बोलते हैं। जबकि जो बाकी 2 रह गए हैं, 2 रिमेनिंग रह गए हैं, उनको हम बोलते हैं DX² -Y², ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूं, इसको हम लोग बोलते हैं DX² -Y² और लास्ट वाले को बोलते हैं DZ²। ये तो शायद आपको पता भी होगा, लेकिन काम की बात यहां पर ध्यान से देखेंगे कैसे। अगर आप ध्यान से देखो तो ये ऑर्बिटल्स में स्क्वायर नहीं लगा होगा, लेकिन इन ऑर्बिटल में स्क्वायर लगा हुआ है। जिनमें स्क्वायर नहीं लगा है उन सेट को हम लोग T2G ऑर्बिटल बोलते हैं, या उन ऑर्बिटल्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, T2G ऑर्बिटल। या इस सेट को अगर आप चाहो तो T2G सेट बोल सकते हो। जबकि दूसरे ऑर्बिटल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम EG ऑर्बिटल या इसे हम EG सेट बोल देंगे। तो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ EG ऑर्बिटल और दूसरा EG सेट करके। इन दोनों का मीनिंग क्यों है, क्यों उसमें स्क्वायर पाया जा रहा है, क्यों स्क्वायर नहीं पाया जा रहा है, ये तो मैं आपको आगे समझाऊंगा। लेकिन ध्यान से रखिएगा कि मैंने ये बोला है कि डीजनरेट का मतलब है, डीजनरेट का मतलब तो इक्वल एनर्जी, और जीरेट का मैंने क्या बोला था, इक्वल एनर्जी नहीं होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसे नहीं होगा। तो हम लोग समझने वाले होंगे यहां पर कि ये T2G ऑर्बिटल और दूसरा EG ऑर्बिटल, इन दोनों का मीनिंग क्या है, क्यों एक में स्क्वायर लगता है और क्यों कुछ में स्क्वायर नहीं लगता है, इसका कहानी अभी मैं आपको समझाने वाला हूंगा। तो पहले ये चीज तो आप कॉपी भी कर ली होगी मेरे ख्याल से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले होंगे, T2G ऑर्बिटल के बारे में थोड़ा सा यहां पर और लिख लेता हूं, फिर आगे चलेंगे। ध्यान से देखना कि T2G ऑर्बिटल्स इसलिए स्क्वायर नहीं होते या T2G ऑर्बिटल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके जो लोब होंगे वो अलोंग द एक्सिस होंगे, नहीं, इनके जो लोब होंगे वो बिटवीन द एक्सिस होंगे। क्या मतलब है, इसको हम आगे समझ लेंगे, पर अभी आप लिख लो कि बिटवीन द एक्सिस का मतलब होता है एक्सिस, अक्षों के बीच में होंगे भाई। लेकिन EG ऑर्बिटल्स में ऐसा नहीं होगा। EG ऑर्बिटल्स के जो लोब होंगे, इनके जो लोब होते हैं वो अलोंग द एक्सिस होते हैं। लोब कहां पर होंगे, अलोंग द एक्सिस होंगे। अलोंग द एक्सिस का मतलब एक्सिस पर होंगे और एक्सिस के बीच में होंगे। तो एक्सिस के बीच में होने की वजह से इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, T2G, और इसमें एक्सिस में होने की वजह से क्या नाम दे देते हैं, इसको EG दे देते हैं। तो सबसे पहले मैं T2G को समझाता हूं, फिर EG समझेंगे भाई। चलो, तो सबसे पहले यहां पर लिखो T2G ऑर्बिटल, और T2G ऑर्बिटल तो कौन कौन से हैं मैं बता दिया हूं कि DXY DYZ और यहां पर लिखेंगे DXZ। मेरे ख्याल से इतना तो आपको क्लियर है, DXY DYZ। तो सबसे पहले क्या करते हैं, शेप ऑफ DXY पढ़ाता हूं भाई। तो यहां पर लिखो शेप ऑफ DXY ऑर्बिटल, ठीक है दोस्त। और अगर ऐसा हो जाए तो समझ लेते हैं क्या करने वाले होंगे। मैं यहां पर X बना दिया हूं, यहां पर Y, और YZ को नहीं बनाया, Z ऊपर और नीचे हैं भाई। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो DXY ऑर्बिटल कहां पर पाए जाते हैं, T2G सेट का है। T2G में बिटवीन द एक्सिस पाए जाते हैं, और अगर ये बिटवीन द एक्सिस पाए जा रहे होंगे तो ये कहां पर होते हैं, देखो एक एक्सिस होगा XY के बीच में, दूसरा एक्सिस भी होगा XY के बीच में।
कैसे भाई, ये x है तो इसको हम लोग -x बोलेंगे, इसको -y बोलेंगे। अब आप ध्यान से देख लो, अगर मैं बोलूं कि इन d ऑर्बिटल के लोब कहां कहां पर पाए जा रहे हैं, तो आप बोल सकते हो कि इन ऑर्बिटल के लोब x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में पाया जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, dxy ऑर्बिटल नाम दे देते हैं। अर्थात अगर मैं dxy ऑर्बिटल को डिफाइन करने चलूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि वे d ऑर्बिटल जिनके लोब x एंड y एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम लोग dxy ऑर्बिटल कहते हैं। भाई इसको तो हम लोग लोब बोल के रखे थे, ये लोब हो गया, तो यहां पर लिख लेते हैं दैट इज लोब, और इसको ये भी क्या हो जाएगा, लोब। तो इनके चारों के चारों लोब कहां पर पाए जा रहे हैं, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में पाए जा रहे हैं। अच्छा एक बात और मुझे बता दो, अगर इनके लोब एक्स वाई एक्सिस पर पाए जा रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावनाएं भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर मैक्सिमम होगी। इसीलिए मैं ऐसा कह सकता हूं कि डी एक्स वाई ऑर्बिटल वे ऑर्बिटल होते हैं जिसमें जिनके लोब एक्स एंड वाई एक्सिस के बीच एक्स एंड वाई एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होता है एवं इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावनाएं एक्स एंड वाई एक्सिस के बीच अधिकतम होती है। क्या ये बातें आपको क्लियर हो गई, जरा मुझे बता देना। ऑर्बिटल भी समझाते हो, डेफिनेशन सेम लिखना पड़ेगा। अब मैं क्या करने वाला हूं कि डी एक्स वाई ऑर्बिटल के बाद डी वाई जेड ऑर्बिटल समझते हैं, तो समझ लेते हैं यहां पर कुछ इस तरह से। चलो कैसे, मैं क्या करूंगा, इसका एक्सिस को चेंज कर दूंगा। और इन लोगों को थोड़ा सा कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है कि यहां पर मैं क्या लिख दिया, वाई है, इसको मैं जेड कैसे लिख सकता हूं। भाई एक बार बताओ, आप या तो ऐसे करो, यहां पर 3 पेन ले लो, जैसे मैं किया था, 3 पेन आप इस तरह से ले लो ऐसे करके। अब आप अगर इसको x मान रहे हो, इसको y मान रहे हो, इसको z मान रहे हो, ठीक है, 3 पेन मेरे पास दिखाई दे रहे होंगे, आपके पास 3 दिखाई दे रहे होंगे। इसको x मानने बोला था मैं, इसको y, इसको z मानने बोला था। आप इसको चेंज कर सकते हो ना आराम से, जहां आप चाहो इस तरह से। तो मैं क्या बोला हूं कि x y z में से मैं किसी को भी x मान सकता हूं, किसी को y मान सकता हूं, किसी को z मान सकता हूं, कोई कुछ नहीं कर पाएगा भाई। तो देखो मैंने इसको अभी y बोल दिया है, इसको z बोल दिया, जो ऊपर और नीचे है ना उसको मैं x बोल दिया हूं। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसकी ऑर्बिटल को मैं लिख देता हूं भाई। यहां अगर ऑर्बिटल आ गया, यहां पास ऑर्बिटल लोब आ गया, यहां पास लोब आ गया। अगर मैं अभी बोलूं कि डी ऑर्बिटल के लोब किसके किसके बीच में प्रेजेंट हैं, तो आप बोलोगे y और z के बीच में प्रेजेंट हैं। इसका मतलब इसको मैं क्या बोल सकता हूं, डी वाई जेड ऑर्बिटल बोल सकता हूं। और इसमें से ये तो मेरा लोब है, ये भी मेरा लोब है, और ये भी मेरा लोब है, और ये भी मेरा लोब है, और सारे के सारे लोब है। तो चारों के चारों लोब कौन कौन से एक्सिस के बीच में प्रेजेंट है, तो आप बोलोगे y और z के बीच प्रेजेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि डी वाई जेड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना y और z एक्सिस पर मैक्सिमम होती है। इसी तरह से अगर मैं xz बनाना चाहूं या zx बनाना चाहूं, तो आप क्या करोगे कि आप 3 ठो ऑर्बिटल ऐसे बना दो, इसको z मान लो, इसको x मान लो, अब लोब को आप ऐसे बना दो और देख लेना भाई ये बन गया है। अगर यहां पर आप देखोगे तो इसके जो लोब हैं वो लोब कहां कहां पर प्रेजेंट हैं, तो आप बोलोगे z और x के बीच में प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ZX ऑर्बिटल, या फिर इसे हम एक्सजेड ऑर्बिटल बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें तो समझ में आ गई होगी कि DXY ऑर्बिटल, DYZ ऑर्बिटल और DXZ ऑर्बिटल क्या क्या होते हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना कहां कहां पर ज्यादा होती है। और ये बात तो ठीक है भाई, चलो ये तो क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग जो ईजी बचा हुआ है उसको खत्म करते हैं, उसके बाद क्लास खत्म भी हो जाएगा। इसको तो कॉपी कर लिए थे मेरे ख्याल से, उसको कॉपी कर रहे होगे, उसको मैं रफ करता हूं और आगे लिखते हैं दैट इज ईजी ऑर्बिटल्स। और यहां पर हम लोग लिखते हैं ईजी ऑर्बिटल। और ईजी ऑर्बिटल की खासियत क्या है बेटा, कि इसके जो लोब होते हैं ना, वो लोब कहां पर होते हैं, ऑन द एक्सिस होते हैं या अलोंग द एक्सिस होते हैं। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं ऑन द एक्सिस, आप चाहो तो अलोंग द एक्सिस भी लिख सकते हो, मैं यहां पर लिख देता हूं अलोंग द एक्सिस। हिंदी में क्या बोलेंगे भाई, ये एक्सिस पर प्रेजेंट होते हैं, तो यहां पर लिख लो, कहां पर प्रेजेंट होंगे, एक्सिस पर
पर प्रेजेंट होंगे, तो एक्सिस पर प्रेजेंट होते हैं इनके लोब। कैसे, अभी मैं समझाता हूं। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले ये बता दो कि ईजी ऑर्बिटल के अंदर में कौन कौन से ऑर्बिटल आते हैं। तो ईजी ऑर्बिटल के अंदर में 2 ऑर्बिटल आते होंगे, जिसको मैं क्या बोलता हूं, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। देखना, इसको बहुत लोग माइनस बोलते हैं, आप माइनस ही बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लिखोगे तो आप यही चीजें, तो एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर होता है, माइनस नहीं होता है। और दूसरे को हम लोग बोलते हैं डी जेड स्क्वायर भाई। तो सबसे पहले मैं ये समझाता हूं। तो यहां पर लिखते हैं हम लोग शेप ऑफ डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर ऑर्बिटल। ठीक है, क्या करना है, यहां पर लोब बनाना है, एक्स लिख लो, यहां पर वाई लिखना है। और हमको पता है कि ईजी ऑर्बिटल्स के लोब है वो कहां प्रेजेंट होते हैं, ऑन द एक्सिस प्रेजेंट होते हैं। और अगर ये ऑन द एक्सिस प्रेजेंट होगा, इसका मतलब एक ऑर्बिटल यहां, नहीं, एक लोब यहां, एक लोब यहां। अब मुझे बता दो, इसके ऑर्बिटल के लोब पी जैसे दिख रहा है, लेकिन पी में सिंगल हुआ करते हैं, यहां पर डबल दिखाई दे रहा होगा। इसमें देख लो लोब कहां कहां पर प्रेजेंट हैं। तो आप बोल रहे होगे कि लोब यहां पर प्रेजेंट है ऑन द एक्सिस, चारों के चारों लोब ऑन द एक्सिस दिख रहे होंगे भाई। और अगर अलोंग द एक्सिस या ऑन द एक्सिस दिख रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर ऑर्बिटल। अगर मैं डिफाइन करने चलूं तो क्या बोल सकता हूं कि वे डी ऑर्बिटल जिसके लोब एक्स एक्सिस एवं वाई एक्सिस पर प्रेजेंट होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावनाएं एक्स एक्सिस एवं वाई एक्सिस पर मैक्सिमम होती है, ऐसे डी ऑर्बिटल को हम लोग डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं डी जेड का। डी जेड देख लो कैसे होने वाला होगा। तो यहां पर लिखते हैं डी जेड स्क्वायर। इसका थोड़ा सा कंट्रोवर्सियल है, पर मैं आपको समझा देता हूं। ये एक्स बना लो, इसको जेड बना लो। इसके जो लोब होंगे ना कुछ इस तरह से होंगे, ऐसे करके। ठीक है, इस तरह से बनता है भाई, ये इस तरह से बनने वाला होगा जेड एक्सिस पर। तो इसको हम लोग बोलते हैं डी जेड स्क्वायर। इसका कैसे, इसका प्रॉपर थोड़ा सा कंट्रोवर्सियल है, बट मैं आपको समझा देता हूं। देखो कैसे, कि ये वाला जो स्फेरिकल है ऐसे है, और ये कुछ इस तरह से। मतलब आप क्या करना कि एक बॉल लेना प्लास्टिक वाली, उसमें दोनों हॉल करना, पहले रस्सी घुसाना, तो एक तो स्फेरिकल बन जाएगा ऐसे करके। मतलब मैं ऐसे समझा रहा हूं, देखो ये मेरा हुआ, अब ऐसे करके पकड़ रखा हूं तो एक्सिस दिख रहा होगा। तो एक तो यही हो गया खुद हाथ में ही जो स्फेरिकल है, और एक लोब ऐसे बना दो जेड एक्सिस पर, अब एक ऐसे बना दो। तो इसको हम लोग कौन सा ऑर्बिटल बोल देंगे, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल बोल देंगे। अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना कहां पर ज्यादा होगा, जेड एक्सिस पर ज्यादा होगा। तो ये चीजें मैं आपको समझा दिया भाई। शेप ऑफ डी ऑर्बिटल कंप्लीट हो गया। एफ ऑर्बिटल का शेप आपको पढ़ना नहीं है और पढ़ा भी नहीं जाता है। तो मेरे ख्याल से शेप ऑफ ऑर्बिटल एक क्लास के अंदर में खत्म हो गया, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अनसॉल्व चेक करिएगा, मेरे को लग रहा है कि मैक्सिमम बार एक क्वेश्चन पूछा गया, मैक्सिमम टाइम एक क्वेश्चन आया होगा, मेरे ख्याल से ऐसे लग रहा है। तो ठीक है, इसमें अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हो ये भी।